गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर। बिहार बोर्ड में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन पेपर बिहार बोर्ड द्वारा दिया गया है, वही हम लोग फॉलो करेंगे और एक एक करके आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो ये रहा कंप्यूटर साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जैसे कि साइंस वाले के लिए जो सब्जेक्ट कोड है वो है 122 कॉमर्स वाले के लिए जो सब्जेक्ट कोड है 221 और जो आर्ट्स स्टूडेंट हैं आईए इंटरमीडिएट ऑफ साइंस उसके लिए कोड है 328। तो जैसा हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं टोटल क्वेश्चंस कुल प्रश्न 70 है। उनमें से आपको सिर्फ 35 का ही जवाब देना है। प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, मतलब 4 ऑप्शंस होंगे दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है। आपके द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर दें। मतलब 70 क्वेश्चन हैं टोटल ऑब्जेक्टिव में, उनमें से आपको कोई भी 35 क्वेश्चंस का आंसर देना है OMR शीट पे। तो ये सभी क्वेश्चन नंबर 1 से 70 तक जो आता है ये सभी सेक्शन ए मतलब खंड अ में है। और इसके अलावा आपका 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो भी इसमें रहता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन बी में जो क्वेश्चन है इसमें से क्या लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 1 से 20 क्या है लघु उत्तरीय है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है। इनमें से आपको किन्हीं 10 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। मतलब आपके पास हाफ मतलब 20 में से 50% का ही आंसर देना है। और प्रत्येक के लिए क्या लिखा हुआ है 2 अंक निर्धारित हैं। मतलब एक क्वेश्चन का अगर आप आंसर देते हैं तो 2 नंबर आपको मिलेगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपका सेक्शन बी में है। ये सब अभी हम लोग नहीं देखते हैं। सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव हम लोग देख रहे थे, तो प्रीवियस वीडियो हम लोग बताए थे कि टोटल क्वेश्चन नंबर 1 से लेके मुझे लगता है 40 यहाँ तक हो गया था, 46 नंबर तक। C++ में 5 मॉड्यूलो 2 का मान क्या होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये होगा कि जो 5 है उसको 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे और ये जो मॉड्यूलो है ये क्या करता है ये आपको रिमाइंडर देगा। जैसे कि आपका 5 हो गया, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या होगा 2 2 ज़ा 4 बच गया 1, ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर। ये जो रिमाइंडर है आपको रिटर्न देगा। तो ये आपका 46 का करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा बी। इसमें क्या है 1 है आंसर। इसके बाद 46 का बी हो गया आंसर। हम लोग चलेंगे 47 पे। 47 में क्या बोलता है C++ में 5 डबल इक्वल टू 5। तो पहले ये देखते हैं कि डबल इक्वल टू ये क्या करता है। तो ये डबल इक्वल टू जो है ये चेक करता है जो आपका लेफ़्ट साइड वैल्यू है वो पूर्णतः बराबर है आपका राइट साइड वैल्यू में। तो 5 जो है ये 5 के बराबर है या नहीं है। तो सिंपल है, जैसे 1 है
1 के बराबर, 2 है 2 के बराबर, 3 है 3 के बराबर, उसी प्रकार 5 5 के ही बराबर है। तो इसमें क्या होता है कि 5 अगर 5 के बराबर है तो क्या करेगा ये, मतलब लेफ़्ट साइड का वैल्यू और राइट साइड का वैल्यू अगर सेम है, मतलब कोई चेंज नहीं है, तो ये आपको क्या बोलते हैं वो बूलियन, BOOLEN बूलियन वैल्यू, इसमें दो चीज़ आता है, एक पे आता है आपका ट्रू और एक आता है आपका फॉल्स। तो ट्रू कब होता है कि जब आपका लेफ़्ट साइड वैल्यू और राइट साइड वैल्यू सेम रहे, तो आपका ट्रू देगा आंसर। अगर मान लीजिए यहाँ पे लेफ़्ट साइड में 5 है डबल इक्वल टू राइट साइड में मान लीजिए 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 10 के बराबर नहीं है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। तो जैसे हम लोग देख पा रहे हैं 5 क्या है, डबल इक्वल टू 5, 5 के बराबर ही है, तो इसका क्या आंसर होगा, ए मतलब ट्रू। नेक्स्ट है 47, C++ में स्क्रीन को साफ करने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? Which function is used to clear the screen in C++? तो C++ क्या है, ये तो जैसे हम लोग अभी स्टार्ट नहीं किए C++, ये क्या है, कंप्यूटर का भाषा है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन सिंटैक्स, ये सभी स्टेटमेंट जो होते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि जो स्क्रीन साफ़ करते हैं, मतलब क्लियर करते हैं, उसके लिए CLR SCR फंक्शन का उपयोग करते हैं। फंक्शन बोले तो क्या बोलेंगे उसको, वो पैरेंथेसिस आपका लेफ़्ट और राइट ये दोनों से स्टार्ट होता है और एक क्लोज होता है, इसी को दर्शाने के लिए CLR SCR और लेफ़्ट और राइट पैरेंथेसिस से इसको ओपन और क्लोज होता है। नेक्स्ट 49, C++ में तार्किक एंड के लिए कौन सा ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? तो C++ में क्या है, विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर लॉजिकल एंड इन C++? तो लॉजिकल एंड के लिए C++ में जो ऑपरेटर है उसको बोलते हैं आपका एंड, जो है ना, ये क्या होता है, दो होता है, डबल एंड सिंबल का उपयोग किया जाता है किसके लिए, लॉजिकल एंड के लिए, मतलब और के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 49 का ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित 50 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन C++ में एक मान इंटीजर स्थिरांक है? तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड इंटीजर कांस्टेंट इन C++? जो इंटीजर का वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो स्थिरांक, मतलब क्या, ये जो कांस्टेंट वैल्यू होता है इंटीजर का, वो C++ में क्या होता है? तो इसका आंसर है 0। ये तो दर्शाता है आपका ये इंटीजर स्थिरांक है या नहीं है, इंटीजर कांस्टेंट है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर होगा सी, मतलब 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उच्च स्तरीय है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जो कुछ प्रोग्रामिंग किया जाता है कंप्यूटर में, जो उसमें बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, जैसे आप लोग सुने हैं C++, जावा है, और फ्रंट एंड के लिए HTML है, ये सभी जो है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका कहना ये है क्वेश्चन में, जो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, मतलब उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें आपका कौन सा लैंग्वेज आता है, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है? तो पहला नाम क्या है, असेंबली, दूसरा नाम क्या है, पाइथन, तीसरा नाम क्या है, मशीन कोड, और चौथा नाम क्या है, मतलब डी में क्या है, बाइनरी। समझे? असेंबली लैंग्वेज ये आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ही नहीं, ये आपका अलग चीज़ है। पाइथन क्या है, ये आपका प्योरली आपका क्या बोलते हैं वो, ना तो हाई लेवल लैंग्वेज है ना तो लो लैंग्वेज, ये आपका मिडिल लेवल लैंग्वेज में आता है। नेक्स्ट मशीन कोड, मशीन क्या करता है, मशीन कोड में जो भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं उसको, जैसे मान लीजिए जावा, उसको आप कोडिंग करते हैं,
उस कोड को कंपाइलर ये सब क्या करता है, उसको कंपाइल करके इसको देखता है कि सिंटेक्स आपका सही है कि नहीं है, ये सब कुछ करेक्ट है, सेटल है, इसको कंपाइल करके क्या करता है, फिर उसको देता है आपको कंपाइल, वो सोर्स कोड को क्या बोलता है, वो चेंज करता है किसमें, मशीन की भाषा में, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज और करके वो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो ये भी क्या है, वो मशीन के लिए रीड करने के लायक है। तो ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्या बच गया, बाइनरी। बाइनरी जो है वो आपका मतलब ट्रू और फॉल्स, ये बूलियन वैल्यू बताता है, ये वो कंप्यूटर का लो लेवल लैंग्वेज में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 51 का बी। तो क्या पाइथन, ये क्या बहुत ट्रेंडिंग में है और क्या है, ये यूजर फ्रेंडली है और सीखने में भी आसान भी है। तो पाइथन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 52, वेब विकास के लिए मुख्य रूप से कौन भाषा उपयोग की जाती है, विच लैंग्वेज इज़ प्राइमरली यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट। जैसे अभी बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 51 में, जैसे HTML है, ये सभी क्या है, आपका जो वेबसाइट्स बनते हैं उसको डिज़ाइन करते हैं, कोई भी पेज फॉर्म सबमिट करने के लिए, तो ये सभी का जो कोडिंग होता है, इंजीनियर्स काम करते हैं, वो सभी HTML का ही यूज़ करते हैं। तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, विच लैंग्वेज इज़ प्राइमरी यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट बोले तो आपका जो भी मतलब साइट्स होते हैं, जैसे फेसबुक का साइट्स है, जैसे आपका गूगल का है, आपका इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, जो आपको मतलब स्क्रीन पे दिखता है, जो सर्च करते हैं, तो उस सब का जो डेवलपमेंट होता है, उसका जो मतलब सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, वो सभी आपका फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी होता है। उसको डेवलप करने के लिए क्या बोलते हैं, वेब डेवलपमेंट के लिए हम लोग को HTML का ही यूज करना होता है, वो प्राइमरी तो उसी को यूज किया जाता है। तो 52 का करेक्ट आंसर होगा बी। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। डेटा मतलब क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन, जानकारी जो हमें मतलब इनपुट के रूप में हम लोग देते हैं कंप्यूटर को या अपने आप को। जैसे मैं आप लोग को समझा रहा हूँ कि कंप्यूटर क्या है, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, इसका क्या आंसर है, तो मुझे भी तो सबसे पहले मैं कहीं नहीं पढ़ा होगा, समझा हूँ, तो ये सभी जानकारी जो मुझे मिली है उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, मेरे लिए क्या है, वो इनपुट मिल रहा है मुझे, क्या जिसमें क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मेरे लिए इनपुट है। उसके बाद मैं सोचता विचारता हूँ जो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका क्या लॉजिक है, ये सभी बोलने के बाद जो आपको मैं समझाता हूँ, ये सभी क्या हम आपको आउटपुट दे रहे हैं, बता रहे हैं सबसे। तो कंप्यूटर के लिए जो सबसे छोटी इकाई मतलब क्या, मिनिमम स्टार्टिंग में जो होता है वो सभी बिट होता है, सबसे छोटा इकाई बिट होता है। उसके बाद क्या है, तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बिट। 54, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे एल्गोरिदम की विशेषता नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड एल्गोरिथम। गुड एल्गोरिथम, बैड एल्गोरिथम, ये सब तो छोड़िए, पहले ये देखिए कि एल्गोरिथम होता क्या है। एल्गोरिथम क्या है कि जैसे आप कोई आपका क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जैसे कि आपको एक डिजिट लीजिए 5, एक और डिजिट लीजिए आपके पास 10, इस चीज़ को आपको जोड़ करना है, मतलब ऐड करना है। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 5 और क्या है 10 है। तो इन दोनों को मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद क्या मिलता है मुझे, 5 और 10 इक्वल 5 + 10 = 15, 15 है। ये जो आप कर रहे हैं इसमें इसका मतलब सॉल्यूशन के लिए आप क्या क्या स्टेप्स लें, मतलब क्या आपका x = 5 किए, फिर प्लस का सिंबल दिए, y = 10, फिर क्या किए, ऐड किए, x + y = व्हाट, मतलब क्वेश्चन का सीन क्या होगा, 5 + 10 = 15। ये जो स्टेटमेंट हुआ, मतलब फर्स्ट स्टेप में x का वैल्यू लिए, सेकेंड में उसको प्लस किए, उसके क्या है, थर्ड में आपका वैल्यू हो जो सेकेंड वैल्यू है, उन सबको ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिला है वो सभी क्या है, आप कुछ ना कुछ उसको स्टेटमेंट, मतलब क्या एक की एक बात वो मतलब सोचते हैं, उसके बाद काम करते हैं, उसको स्टेटमेंट के द्वारा लिखते हैं।
तो उसे भी क्या एल्गोरिथम। और क्या उसमें क्या बोल रहा है कि गुड एल्गोरिथम, तो क्या जो फ्रिक्वेंटली मतलब कुछ कम समय में कोई भी प्रॉब्लम को, कोई भी समस्या का समाधान दे, उसे भी क्या होता है, गुड एल्गोरिथम होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी साइट्स है, आप उस पर ढूंढ रहे हैं कि मुझे सबसे अच्छे कपड़े चाहिए, जैसे H&M हो गया, ये सभी, तो वो उनको आप सर्च करते हैं। मान लीजिए आप सर्च किया, अभी इसका वो रिजल्ट आया आपको 1 घंटे बाद, तो ये क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि उस साइट में जो कोडिंग किया गया है, जो इंजीनियर्स काम किए हैं, उसमें एल्गोरिथम क्या है, उसका बहुत स्लो है, जो क्या है, गुड नहीं हो, क्या है, बैड है। तो इसको मतलब कैसे फास्ट किया जाए, उसके लिए बेस्ट एल्गोरिथम और गुड एल्गोरिथम का यूज़ करना है। मतलब क्या, मिनिमम टाइम में बेस्ट आउटपुट और कम समय में अच्छे तुरंत मतलब वो रिस्पॉन्स डिसाइड। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए स्पष्टता, अस्पष्टता जो है वो नहीं रहना चाहिए। क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे एल्गोरिथम की विशेषता नहीं है। मतलब क्या, जिसमें स्पष्टता ही नहीं है, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है, तो उससे भी क्या है, वो अच्छे एल्गोरिथम नहीं है। समझे। तो 54 का करेक्ट आंसर सी होगा। फ्लो चार्ट में किसी प्रक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा आकार उपयोग किया जाता है। Which shape is used to represent a processes in flow chart। तो फ्लो चार्ट क्या है, ये तो अलग बात है, इसको बताएंगे, लेकिन अभी के लिए आपको ये देखना है, जो फ्लो चार्ट होता है उसमें कोई भी मतलब प्रोसेस जो काम करता है, विच शेप इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए प्रोसेस। जो आपके पास जो इनपुट आया, कंप्यूटर के पास जो भी जानकारी मिली, उसको कैसे प्रोसेस करना है, उसको दर्शाने के लिए क्या होता है, आयताकार मतलब रेक्टेंगल का यूज़ किया जाता है। 55 का करेक्ट आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट है 56। फ्लो चार्ट में विभिन्न प्रतीकों को कौन जोड़ता है। विच कनेक्ट्स द डिफरेंट सिंबल्स इन अ फ्लो चार्ट। तब क्या, आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको आउटपुट तक आने के लिए जो आप स्टेप्स मतलब फॉलो करते हैं, तो कनेक्ट करने के लिए जो जैसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है मुझे, सेकंड स्टेप क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या है, इसको दर्शाने के लिए, द फ्लो को दर्शाने के लिए जो सिंबल का यूज़ किया जाता है वो आपका एरो का सिंबल। एरो मतलब तीर, एरो का हिंदी क्या होता है, तीर। तो 56 का करेक्ट आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट है 57। तो क्या है, सूडो कोड में इनपुट को आमतौर पर कैसे दर्शाया जाता है। हाउ इन इनपुट जनरली रिप्रेजेंट इन सूडो कोड। सूडो कोड को दर्शाने के लिए क्या करना होता है, उसको रीड या उसको क्या बोलते हैं, इनपुट लिया जाता है। डेटा जैसे इनपुट होता है ना, उसको रीड करना, मतलब क्या हो गया 57 का करेक्ट आंसर ए क्या होगा, रीड, या तो क्या बोलेंगे उसको इनपुट। सीपीयू की क्लॉक गति किस में मापी जाती है। मतलब जो कंप्यूटर का क्या बोलते हैं, दिमाग या ब्रेन कहा जाता है उसको, सीपीयू को। सीपीयू जो चलते हैं उसको, वो जो काम करते हैं उसको मतलब मेजर करने के लिए, मापने के लिए कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है। इन व्हाट इज द क्लॉक स्पीड ऑफ सीपीयू। सीपीयू को मेजर करने के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सा यूनिट यूज किया जाता है, उसके लिए हम लोग करते हैं क्या, गीगाबाइट। 58 का क्या होगा करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट है 59। सीपीयू का कौन सा भाग गणितीय संचालन करने के लिए जिम्मेदार है। मतलब सीपीयू जो है, जो प्रोसेस करता है, किसी भी काम को करने के लिए अपना दिमाग लगाता है और लास्ट में आउटपुट बताता है। तो विच पार्ट ऑफ द सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे जोड़ घटाव गुणा वगैरह ये सभी जो है परसेंटेज कैलकुलेशन जो करते हैं, उसके लिए
हाँ, सीपीयू के पास ऐसा कौन सा एल्गोरिथम है जो ऑपरेशन मतलब ये सभी काम के लिए करते हैं? तो इसके लिए है ALU। ALU बोले तो मतलब सीपीयू में कुछ ऐसा पार्ट है जो क्या करता है, लॉजिकल में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है, उस काम को देखता है, कैलकुलेशन करना, जोड़ घटाई सभी जो है वो लॉजिक ही करता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। उसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, ALU। 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। 60। सीपीयू की सबसे नज़दीक कौन सी मेमोरी है? सीपीयू के सबसे नज़दीक है आपका which part of the CPU is which memory is closest to the CPU? CPU के बगल में मतलब सटा हुआ सबसे नज़दीक कौन है? मतलब लंगोटिया यार जो है कौन है, कैश मेमोरी होता है, सबसे बहुत ही नज़दीक होता है। 60 का करेक्ट आंसर होगा ए।